हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो नया बैच स्टार्ट किया है 2024-25 के लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर आप हैं और आपने एंशिएंट हिस्ट्री ले रखी है, इसका सिलेबस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट कर दी है जिसमें हम आपका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर पूरा हम आपका डिटेल कंप्लीट करवा रहे हैं। तो एक बार चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा एक सीरीज मिल जाएगा, जिससे आपको कहीं भी जाने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट वो पूरा सीरीज फॉलो कर लेना है। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के बारे में। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर की, जो है आपके एंशिएंट हिस्ट्री पे। ओके, तो यूनिट नंबर 1 जो है ना, इसका नाम है भारतीय प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास। अब भारत का प्राचीन इतिहास काफी प्राचीन रहा है यार। भारत का जो इंडियन कल्चर है वो काफी प्राचीन रहा है। तो इस प्राचीन इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है और इसका पुनर्निर्माण के स्रोत मींस कि इसको फिर से निर्माण करना है, मतलब समझना है कि किस टाइम पीरियड पर क्या चीजें थी, कैसा था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, उनका पहनावा, उनका कल्चर क्या था, किस तरह से एक सोसाइटी थी, एक समाज था, सिचुएशंस थी, उन सब चीजों को रिक्रिएट करना हो, फिर से समझना हो, तो उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या चीजें थी, किस तरह से सिचुएशंस थी, उसके बारे में समझना है। तो आप सोचिए कि अगर आपको यह बताना हो कि आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले क्या चीजें ऐसी रही होंगी जिसके बेस पर हम ये जान सकते हैं कि उस समय क्या रहा होगा, तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में आएगी वो आएगा आपका क्या, पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? खुदाई के माध्यम से किसी चीज के बारे में समझना, जानना, उससे मिले हुए एलिमेंट्स का एनालिसिस करना और उससे पता लगाना कि ये किस टाइम पीरियड का है, ये किस चीज को सिग्निफिकेंस देता है, किस चीज के बारे में बात करता है। तो जैसे अगर आप पुरातत्व की बात करोगे तो पुरातत्व में 3 चीजें आएंगी। पहला आएगा आपका अभिलेख, दूसरा मुद्राएं, तीसरा स्मारक। ये 3 जो पार्ट है, ये पार्ट आते हैं आपके पुरातत्व से रिलेटेड। ये तीनों ही पुरातत्व से रिलेटेड आ रहे हैं। और नीचे के जो पार्ट हैं, वेद, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। क्या है? साहित्यिक स्रोत। और हमको आज इस वीडियो में समझना है कि किस तरह से ये सारी चीजें हमको प्राचीन इतिहास को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे, हम अगर पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें कि किस तरह से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है ना, तो इसमें सबसे पहला स्रोत आता है आपका अभिलेख। अभिलेख मीन्स होता है किसी जगह पर, किसी चीज पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अब किसी चीज, किसी जगह, वो कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी जगह हो सकती है जिस पर लेख लिखे जा सकते हैं, तो वो जगह है, सबसे पहला चीज है स्तंभ लेख। स्तंभ मीन्स आप समझ रहे होंगे खंबा, खंबे पे लिखा गया लेख। जैसे कि आप अशोक स्तंभ के बारे में बात करते हो, हमारे देश का जो चक्र है वो अशोक चक्र कहां से लिया गया? अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसी तरह से स्तंभ अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम पीरियड में बनवाया और उस स्तंभ पर उन्होंने अपनी चीजों के अकॉर्डिंग, अपनी राज्य के बारे में, अपने बारे में, अपनी जीत के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, उनके रिलीजियस थॉट के बारे में, सोशल थॉट्स के बारे में बहुत सारी चीजें लिखवाई हैं। जैसे कि आप अकबर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि अकबर ने जब गुजरात पे विजय प्राप्त किया ना, तो जब वो रिटर्न जा रहा था तो उसने फतेहपुर सीकरी में एक गेट बनवाया उस विजय की खुशी में, और वहां पर उसने अपने बारे में लिखवाया कि हमने यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर, यहाँ पर इस राज्य पर विजय प्राप्त करके हम आए हैं। इस तरह से मतलब उसने अपने बारे में लिखवाया। तो जब भी उस चीज को देखा जाएगा तो उस चीज के बारे में हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस टाइम पीरियड पर था, अकबर ने इस चीज को, गुजरात को हराया। तो बहुत सारी चीजें हम उससे जान सकते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राजाओं ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया कि स्तंभ बनवाए और उन स्तंभों पर कुछ ना कुछ चीजें लिखवाई हैं। अब उन चीजों के लिखवाने की वजह से जब हम उन स्तंभों को देखते हैं तो उनसे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में जानने को मिलता है। दूसरा चीज है आपका गुहा लेख। गुहा मीन्स होता है गुफा, गुफा में लिखाया गया लेख। अब गुफाओं में भी भारतीय समाज में अगर आप देखोगे तो कई सारी गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है, जिसमें हमें उस टाइम पीरियड के बारे में, उन सोसाइटीज के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनके आसपास की सोसाइटी, समाज, कल्चरल, रिलीजियस, कई सारे थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। उनके पिक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स, कई सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं जो उस टाइम पीरियड के बारे में दर्शाता है कि उस टाइम पीरियड पर लोग किस तरह से थॉट प्रोसेस रखते थे। वो कोई भी थॉट प्रोसेस हो, उनका रिलीजियस, सोशल, आर्थिक, वो किस तरह से उनका समाज था, उनके विचार क्या थे, उन चीजों के बारे में आपको जानने को मिलता है। तो गुफाओं से भी हमें काफी कुछ चीजें जानने को मिलती हैं। अगला है आपका प्राकार लेख। अब नॉर्मली तो आप इस वर्ड को समझोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या है, प्राकार, प्रकार क्या होता है, बट इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो चार दीवारी।
क्या आप कोई भी महल है, कोई भी मंदिर है, उसके बाहर एक जो छोटी हाइट का एक चारों तरफ से घुमा हुआ क्षेत्र जिसको चार दीवारी कहते हैं, कि चारों तरफ से वो एक मेन स्ट्रक्चर के बाहर आउटडोरिंग को क्या करता है, सिक्योर करता है। तो चार दीवारी पर लिखे गए लेख कई सारी चीजें हैं। कोई मंदिर बनाया गया है तो उसमें लिख दिया गया इस डेट को बनाया गया, इस राजा ने बनवाया है, इस टाइम पीरियड पे बनवाया गया है, ये इसलिए बनवाया गया है, इस चीज के उपलक्ष्य में बनवाया गया है, इसलिए किया है। उस समाज की, सोसाइटी के, कल्चर के कुछ चीजें हमें कहीं ना कहीं वहां पे दिख जाएंगी। तो जो भी लेख लिखे गए हैं चार दीवारियों पर, उनसे भी काफी कुछ चीजें जानने को मिलती हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं, अगला है आपका शिलालेख। शिला मीन्स होता है चोटी, यानी कि पहाड़ों की चोटियों पर लिखे गए लेख। आप भारत में कई सारी पहाड़ों की चोटियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां पर आपको कुछ ना कुछ लिखा मिल जाएगा, आपको लेख लिखा मिल जाएगा, पत्थरों पर गोद करके, काट काट करके वो चीजें लिखी गई हैं। आज भी अगर आप नॉर्मली कहीं पे जाओगे, देखिए आजकल आपको क्या देखने को मिलता है, आप पहाड़ों पे जाते हो या किसी भी ऐसे जगह पे जा रहे हो, आपको वहां पे लिखेगा नंबर लिखा हुआ मिलेगा, ये बेवफा है ये लिखा हुआ मिलेगा। होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कि अपना अपना नंबर डाल के आ गए हैं कि मुझे कॉल करो, मेरे से बात करो, ऐसे मतलब बहुत सारे छपरीपना लोग करते हैं। तो मतलब वो चीज़ें आज भी हो रही हैं और वो पहले टाइम पीरियड पर भी हो रही थी कि अपने टाइम के बारे में बता दो, अपने बारे में बता दो, अपने बारे में लिखवा दो, कि कभी कभार दुनिया में कोई लोग आए तो देखें और जाने कि हाँ यहाँ कोई और आया था, कोई और था, किसी ने शासन किया था। तो अपने बारे में वो शिलाओं पर भी लिखवाए। मूर्ति लेख होता है, मतलब मूर्तियों पर लिखे गए लेख। कई बार आप देखोगे मूर्ति सामने से तो ठीक है, मूर्ति के नीचे या मूर्ति के पीछे कुछ लिखा होता है कि किस राजा ने बनवाया था, किस टाइम पीरियड में बना था, किस ओकेशन पे बना था। कई सारी चीजें हमें उस समय के बारे में जानने को मिल जाती हैं। पात्र लेख, पात्र मीन्स होता है बर्तन, बर्तनों पर लिखे गए लेख। कई सारे बर्तन हैं जिस पर अभी आज भी आप देखोगे कई सारे बर्तन हमारे घरों में होंगे जहां पर उसमें कुछ ना कुछ लिखाया गया होगा कि इनका नाम लिखा दिया गया है, इस उपलक्ष्य में दिया गया था इसलिए लिखा दिया गया, उस टाइम पीरियड का लिखा दिया गया, टाइम डेट लिखा दिया गया। कई सारी चीजें लिखी हुई मिलती हैं और प्राचीन टाइम पीरियड में ये एक चलन ही था। तो पात्रों के माध्यम से भी काफी चीजें जानने को मिलती हैं। अगला चीज है आपका ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र के बारे में आपने सुना होगा, आपने अगर ओल्ड कोई मूवीज देखी होगी या अभी के टाइम पीरियड में भी बन रही मूवीज जिसमें पूरा प्राचीन टाइम पीरियड के बारे में दिखाया जा रहा है, तो ताम्रपत्रों पर दिखाया जाता है कि तांबे का एक पत्ते जैसा बनाते हैं और उस पर लिख देते हैं, क्योंकि वो तांबा एक ऐसा धातु है जो एक लॉन्ग टर्म टिक सकता है। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर लिखवानी है तो ताम्रपत्र में लिखवा दिया जाए ताकि वो लंबे समय तक टिके, और उससे हमें काफी कुछ जानने को मिला है, प्राचीन इतिहास के बारे में समझने को मिला है। तो ये कुछ लेख थे जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्राचीन टाइम पीरियड में किस तरह से हमारी सिचुएशन रही होगी, हमारा इतिहास रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरा पुरातात्विक स्रोत का। दूसरा नंबर का स्रोत है आपकी मुद्राएं, सिक्के। सिक्के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी समाज के बारे में जानने में, सोसाइटी के बारे में जानने में, समझने में, उनका टाइम पीरियड, उनकी सिचुएशंस, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, उनका प्रैक्टिकल थॉट, राजनीतिक थॉट, वो सब चीजों के बारे में जानने को मिलता है। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे टाइम पीरियड है ना जिनके बारे में केवल सिक्कों के माध्यम से ही समझ में आया, अदरवाइज तो वो इतिहास के पन्नों से गायब ही हो जाते हैं। जैसे हिंदू यौनों का इतिहास, हिंदू यौनों का इतिहास जो उनके पहले का इतिहास है, उनके बाद का इतिहास है, बीच के टाइम पीरियड में एक गैप सा दिख रहा था, वो गैप फिलअप किया गया सिक्कों के इतिहास से। सिक्कों से उस टाइम पीरियड के बारे में जाना गया, हिंदू यौनों के बारे में जाना गया कि इस टाइम पीरियड पे हिंदू यौन थे जिन्होंने शासन किया हुआ था, जिनका ये टाइम पीरियड रहा था। तो सिक्के भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, उस टाइम पीरियड के इतिहास को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो मुद्राएं हो सकती हैं। अगला है आपका स्मारक। स्मारक मीन्स भवन। जो भी महल बन रहे हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, कुछ चीजें बन रही, कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, उससे भी हमें समाज के बारे में पता चलता है, उनकी राजनीतिक, उनकी धार्मिक, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनका विचार, उनकी चीजें, उनका बहुत कुछ चीजें हमें समझ में आती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे एक लेखक है, वो अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपना जो भी थॉट प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट करता है अपनी लेखों के थ्रू। ऐसे ही कोई अगर एक कारीगर है, कोई एक मिस्त्री है, कोई ऐसा है जो भवनों का निर्माण कर रहा है, तो वो अपनी कारीगरी, अपना कलाकारी जो भी करेगा ना, वो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन से रिफ्लेक्ट होगा, उसकी समाज से, उसके कल्चर से, उसकी सोसाइटी से, उसकी समझ से, उसकी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सोच जो है वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, और वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन उसी के माध्यम से कर सकता है। तो वो अपने थॉट को उस वे में रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है। अगर आप देखोगे जहां पर इस्लामिक कल्चर का प्रभाव रहा है, वहां पर एक गुंबद टाइप की चीजें बनती हुई दिखेंगी आपको। जो भी स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा गुंबद नुमा बनता हुआ दिखेगा। अगर आप हिंदू स्ट्रक्चर्स की बात करोगे तो वो थोड़ा सा ऐसे जो एक हट की शेप का हो सकता है, एक त्रिकोण शेप का, उस तरह से चीजें मिलेंगी आपको। कल्चरल हिस्ट्री आप उठा करके देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एक चीज का इंपैक्ट पड़ता है।
आप अगर भारत में भी कई सारे मुस्लिम स्ट्रक्चर्स उठा करके देख लोगे जो मुगलों के टाइम पीरियड में बना है, उनका अपना एक अलग ही डायमेंशन है। जो प्राचीन एंशिएंट टाइम पीरियड में बना है उनका एक अलग ही डायमेंशन है चीजों के बनने का। तो स्मारक भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि किस तरह से हमारा उस टाइम पीरियड में समाज है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वो सोच क्या है, उस चीज के बारे में जानना हम स्मारक के थ्रू भी काफी कुछ समझ सकते हैं और जानते हैं। तो ये तीन चीजें तो है जो हम पुरातत्व के माध्यम से समझते हैं। अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक इसमें आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं स्क्रिप्चर्स के बारे में, साहित्यों के बारे में। तो अगर साहित्य की बात करोगे तो दुनिया का एंशिएंट साहित्य कौन सा है? वेद। वेद वेद जब लिखे गए, ये दुनिया के सबसे मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के बारे में समझा जा सकता है कि ये मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर है, जिसमें भी ऋग्वेद सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन माना जाता है। तो ऋग्वेद या फिर जो भी वेद है उसमें उस टाइम पीरियड में जब आर्य वेदों का निर्माण कर रहे थे, लिख रहे थे ना, उस टाइम पीरियड में उनकी सामाजिक, उनकी राजनीतिक, उनकी आर्थिक, उनका सोसाइटल क्या स्ट्रक्चर रहा है, वो किस तरह के सिचुएशन में थे, वो सारा कुछ झलकता है। उन्होंने जो भी चीज़ों के बारे में बात किया है, चाहे उन्होंने 10 राजाओं के युद्धों के बारे में बात किया है, उन्होंने सरस्वती नदी के बारे में बात किया है, गंगा नदी के बारे में बात किया है, यमुना के बारे में बात किया है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है और हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं उस सोसाइटी को, उस समाज को, उस टाइम पीरियड को, कि उस टाइम पीरियड में क्या चीज़ें रही होंगी। तो उस समय के बारे में जानने के लिए वेद हमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कल्चर क्या था, लोगों का थॉट प्रोसेस क्या था, लोगों के रिलीजियस बिलीफ क्या थे उस टाइम पीरियड पे, लोगों को भगवान को लेकर के कॉन्सेप्ट क्या था, लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, काफी कुछ चीजें आपको स्क्रिप्चर से मिल जाएंगी। तो वेदों से हमें काफी कुछ जानने को मिलता है। वेदों के बाद जो एक महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर आता है वह है उपनिषद। उपनिषद कहीं ना कहीं वेदों का ही एक ऐसा फॉर्म है जो लोगों को समझाया जा सके, मीन्स कि उसी को थोड़ा सा अंडरस्टेबल लैंग्वेज में लिख देना, समझा देना, ये उपनिषद कहलाता है। और इसमें भी हमें काफी कुछ चीजें समझने को मिलती है कि उस टाइम पीरियड में क्या चीजें रही होंगी। इसके बाद आता है आपका वेदांग और सूत्र। वेदांग, वेद का एक अंग, वेद के एक अंग, एक सूत्र को उठा करके उसकी व्याख्या कर देना, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले लैंग्वेज में एक एक चीज को, कि वेदों में जो एक लाइन में चीजें लिखी गई है उसको 10 पेज में कैसे समझाया जाए, कि उस चीज के लिखने के पीछे उनका पर्सपेक्टिव क्या था, उनका माइंडसेट क्या था, वो किस तरह से समझते थे, क्या चीज थी, उस चीज के बारे में हम अच्छे से समझ सकें। इस चीज को वेदांग और सूत्रों के माध्यम से दुनिया के सामने लाया गया। तो इससे भी हमें उस टाइम पीरियड की, कि मान लिया वेदों में अगर कोई चीज बहुत छोटे में लिखा गया है, उसको व्याख्या जब करोगे कि वो कहां थे, क्यों ये बातें रखी गई, किस लिए रखी गई, तो काफी कुछ चीजें जानने को मिलती है। इससे हम सोसाइटी के बारे में काफी कुछ चीजें जान सकते हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट महाकाव्यों के बारे में। महाकाव्यों से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब महाकाव्यों में कौन से महाकाव्य आते हैं? तो 2 महाकाव्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रामायण और महाभारत। रामायण का जो टाइम पीरियड रहा है, जो राम का टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पीरियड में सोसाइटी क्या थी, समाज क्या थी, कल्चर क्या थे, उस समय लोगों की थॉट क्या थी, राजसी व्यवस्था क्या थी, समाज, उसमें किस तरह से हम चीजों को समझते हैं, किस तरह से हम उस सोसाइटी को देखते हैं। कि रामायण के टाइम पीरियड में अयोध्या कहां थी, उसको आज भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। साउथ में जाने पर दक्षिण में पहाड़ है, पठार है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। समुद्र में है, राम सेतु है, उन सब चीजों से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ यार, ये सोसाइटी के बारे में, इस कल्चर के बारे में बात किया गया था। आप अगर महाभारत उठा करके देखोगे तो महाभारत का टाइम पीरियड, कृष्ण का टाइम पीरियड, जो आपका मथुरा है, आपका महाभारत जहां पर हुआ, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, ये सब चीजें आपको आज भी वेरीफाई करने को मिल जाती हैं। तो उससे हम उस टाइम पीरियड के समाज के बारे में, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इन सब चीजों के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये महाभारत और रामायण जो महाकाव्य है, ये भी उस समय के सामाजिक स्थिति को या उस समय के इतिहास को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्मृति ग्रंथों की। स्मृति ग्रंथ होता है कि किसी चीज पर हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे मनु स्मृति है कि मनु ये सारे स्क्रिप्चर्स को लेकर के उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है, उस चीज को समझना और उनके विचारों में, उनकी चीजों में उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियां झलकती हैं। तो इससे भी हमें समाज के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में समझने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं अगला बौद्ध ग्रंथ की, कि जो है बौद्ध के टाइम पीरियड पे, महात्मा बुद्ध के टाइम पीरियड पे क्या सिचुएशन रही होगी, किस तरह से सोसाइटी थी, समाज थी, राजनीति व्यवस्था थी, किस तरह से उन्होंने राज्य किया, किस तरह से उन्होंने, वो कहाँ गए, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, कैसे लोगों से मिले, क्या सामाजिक स्ट्रक्चर था उस टाइम पीरियड पे, उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दिया लोगों को,
उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनके अनुयायी किस तरह से चीजों को मानते हैं, बहुत सारी चीजें सोशल स्ट्रक्चर जो उस टाइम पीरियड की रही वो हमें समझने को मिलती हैं। इसी तरह से जैन ग्रंथों से भी हमें समझने को मिलती है कि जैनों का इतिहास क्या रहा है, महावीर के टाइम पीरियड कैसा रहा है, उस समय लोगों की सोशल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियां क्या थी, किस तरह से उस सोसाइटी को लेकर के देखते थे, उनका पूरा रवैया, उनका पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ हमें समझने को मिलता है। इसके अलावा कुछ लौकिक साहित्य भी है, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, जो धार्मिक साहित्य नहीं है, लौकिक साहित्य, किसी इंसान ने उस टाइम पीरियड पे अपना कोई लिख दिया, अपनी बायोग्राफी लिख दी, या यूं ही अपने मन में आया कुछ सामाजिक थॉट लिख दिया, तो उसमें भी हमें उस समय के समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक थॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। कई सारे लोगों ने उस टाइम पीरियड पे भी अपने यात्रा वृत्तांत लिख दिए कि हम यहाँ गए, ऐसे ऐसे यहाँ गए, यहाँ पर ये लोग मिले, उनका एक कल्चर था, इस तरह से वो रहते थे, इस तरह की उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति थी, वो इस तरह से खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर उसने लिख दिया कि यार इस टाइम पीरियड पे मैं गया हुआ था, यहाँ पर मैंने ये चीजें देखी। तो इससे भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। कई सारे लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, कई सारे लोगों ने यूं ही अपने बुक्स लिख दिए हैं, जैसे बाणभट्ट को देख सकते हो आप, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे बुक्स लिखे गए हैं। तो ये जो बुक्स थे ये किसी धर्म से रिलेट नहीं करते थे, लेकिन उस समय के सोसाइटी के बारे में हमें काफी कुछ समझने को मिलता है उन चीजों से। अकबर के टाइम पीरियड पे अकबरनामा लिखा गया, बाबर के टाइम पीरियड पे बाबरनामा लिखा गया, तो उस समय के सोसाइटी के बारे में भी हमें काफी कुछ जानने को मिलता है उन चीजों से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें उस समय के इतिहास के बारे में बताती है, चाहे वो हमारा पुरातत्व हो, हमारे स्क्रिप्चर्स हो, लौकिक स्क्रिप्चर्स हो, इन सब से हमें उस समय के सोसाइटी के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में समझने में हेल्प मिलती है। क्योंकि अगर आप प्राचीनतम इतिहासों के बारे में देखोगे, जो सभ्यताओं के बारे में देखोगे ना, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, वो आपका हड़प्पा हो, इनके बारे में हमें कहां से पता चला? पुरातत्व से पता चला। अदरवाइज हम क्या जानते कि उस समय क्या था। जब खुदाई किया गया तो उससे निकला कि हाँ यार, एक ऐसा सिस्टम भी है, एक ऐसा नगर भी यहां पर बसता था आज से 5000 साल पहले। एक नगर ऐसा बसता था जो आज के मॉडर्न सिटीज को टक्कर देने को रेडी है। अगर आप मोहनजोदड़ो, हड़प्पा को उठा करके देखोगे ना, तो ये जो सिविलाइजेशन है वो सिटी वाली सिविलाइजेशन है, वो सारी व्यवस्था थी उनकी, मतलब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी व्यवस्था, उनकी चीजें इतने डेवलप्ड थी ना कि आज भी आप सोचोगे तो हैरान रह जाओगे कि आज से 5000 साल पहले एक सभ्यता ऐसी थी जिनके यहां अंडरग्राउंड नालियां थी। आज भी इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में अंडरग्राउंड नालियां नहीं है, इवन शहरों में भी कई जगहों पर आपको अंडरग्राउंड नालियां नहीं मिलेंगी। उस टाइम पीरियड पे आज से 5000 साल पहले अंडरग्राउंड नालियों में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई चीज ना आए, तो एक ऐसा व्यवस्था की ऊंचाई से ढलान की तरफ अंडरग्राउंड नालियां बनेंगी, घर ऐसे बनेंगे कि सारे लोगों की खिड़कियां रोड की तरफ खुलेंगी, जिससे कि प्योर एयर आ सके, अच्छा एयर आ सके, उनको हवा मिल सके। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर एक सोसाइटी बन रही है। तो उस टाइम पीरियड पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट था। तो ये सारी चीजें हमें कहां से समझ में आई? ये सारी चीजें समझ में आई पुरातत्व से। क्योंकि जो देखो, पुरातत्व है कि हम किसी चीज को देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने उस तरह की स्टडीज की है, उस तरह की चीजों को हम समझते हैं। तो जब पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई कर पाते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ होगा। बट ये कोई फैक्ट नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं उस फैक्ट के बेस पर अपना एक परसेप्शन बनाया जाता है। देखो जैसे कि अभी हम यहां पे हैं, हम शूट कर रहे हैं, अगर यहां पे कुछ हो जाए और सब कुछ धंस जाए, और आज से 1000 साल बाद कोई इंसान आकर के देखे कि यार यहाँ पे तो कुछ प्लास्टिक का ऐसे है मार्कर जैसा, जहाँ पे कुछ लाइट्स जल रही थी, कुछ लकड़ी का बोर्ड सा लग रहा है, यहाँ पे कुछ चेयर वगैरह है, माइक वगैरह, लैपटॉप के पार्ट्स दिख रहे हैं, कैमरा दिख रहा है, शायद ये कोई न्यूज स्टूडियो रहा होगा या कोई ऐसा शूटिंग का वो सिचुएशन रहा होगा जहाँ पर इस तरह की चीज़ें रही होंगी। तो लोग उस समय शूट करते रहे होंगे, उस समय भी ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स पाए जाते रहे होंगे। तो 1000 साल बाद लोग एनालिसिस करेंगे, शायद वो ना बता पाए कि कोई अरशद खान नाम का बंदा था जो यहाँ पर आकर के लोगों को पढ़ा रहा था। शायद वो ये ना एज्यूम कर पाए, वो कहते हैं कि हाँ न्यूज स्टूडियो था या कोई स्टूडियो था। तो ऐसे ही हम चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं।